हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज़ की जो सीरीज़ चल रही है फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स 2025, उसके हम लोग डे 40th यानी कि 40वें दिन में आज पहुंच चुके हैं और मिसलिनियस टॉपिक्स या मिसलिनियस टाइप्स के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज डे 4 में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन। ये इस तरीके के स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो अभी भी कंटिन्यूड हैं। 2015 में हम लोग चल रहे हैं अभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, द मैनग्रोव्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, आप दोनों में पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर, मतलब जो स्टेटमेंट दी गई है कि द मैनग्रोव्स कैन शेड टन्स ऑफ लीव्स पर एकड़ एवरी ईयर। ठीक है, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, जो मैनग्रोव इकोसिस्टम होता है, वो कई सारे टन्स ऑफ लीव्स जो हैं उनके पत्ते झड़ते हैं। ठीक है, मतलब प्रति एकड़ में जितने पत्ते झड़ते हैं वो टन्स के हिसाब से होते हैं हर साल। अब जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं वो इन लीव्स को, जो लीव्स मतलब पत्ते जो गिरते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उनको कंज्यूम करते हैं। उसके बाद ये जो फंगी और बैक्टीरिया हैं इनको कंज्यूम किया जाता है बाय टाइनी वॉर्म्स एंड क्रस्टेशियंस के द्वारा, है ना, मतलब जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके द्वारा। और उसके बाद ये जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जो टाइनी वॉर्म्स एंड क्रस्टेशियंस हैं, इनको स्मॉल फिश जो है वो कंज्यूम करती है और इन स्मॉल फिश को लार्जर फिश एंड बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स ये कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से पूरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फूड चेन जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस ऑफ द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, इसका मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस आपको बताना है। तो कोस्टल एरियाज कैन नॉट हैव फूड चेन्स विदाउट मैनग्रोव्स। ठीक है, कोस्टल एरियाज में फूड चेन के विदाउट, फूड चेन के बिना, सॉरी, मैनग्रोव्स के बिना फूड चेन नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं लिखा है। ठीक है, हाँ, कोस्टल एरियाज में जो फूड चेन है उसमें मैनग्रोव्स से किस तरीके से वो शुरू होता है वो बताया गया है, बट मैनग्रोव के बिना फूड चेन नहीं हो सकता है ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, सेकेंड वन सेज मैनग्रोव्स आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल मरीन इकोसिस्टम्स। ठीक है, सारे मरीन इकोसिस्टम्स के लिए मैनग्रोव जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट है। सारे मरीन इकोसिस्टम की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, थर्ड वन से इज मैनग्रोव्स हैव अ क्रूशियल रोल इन सम ऑफ द कोस्टल फूड चेन्स। ठीक है, ये हो सकता है। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं एक बार। द कंपोजिशन ऑफ मरीन फ्लोरा एंड फोना इज लार्जली डिटरमाइंड बाय मैनग्रोव्स। ठीक है, कि किस तरीके के जो मरीन फ्लोराज एंड फोनाज हैं उनका कंपोजिशन कैसा होगा वो मैनग्रोव्स के द्वारा डिसाइड होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। दिस इज करेक्ट कि मैनग्रोव्स का कुछ कोस्टल फूड चेन्स में काफ़ी क्रूशियल रोल होता है। ठीक है, और वो किस तरीके से फूड चेन में रोल है वो यहाँ पर बताया गया है। तो मोस्ट लॉजिकल जो है वो बनता है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बाय लिबर्टी, ये फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है कि बाय लिबर्टी आई मीन द ईगर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमोसफेयर इन विच men have the opportunity to be their best selves। ठीक है, कि स्वतंत्रता से मेरा आशय यह है एक ऐसा वातावरण इच्छुक रूप से बनाए रखने से है जिसमें सभी मनुष्यों को अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होने का अवसर मिले। ठीक है, मतलब लिबर्टी का मतलब यह है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाए कि जहाँ पर कोई भी जो मैन है, जो इंडिविजुअल है, वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके किसी भी फील्ड में। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी जो यहाँ पर लिखा गया है वो। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द व्यू इम्प्लाइड इन द अबव स्टेटमेंट। अब यहाँ पर जो व्यू या जो विचार बताया गया है वो क्या है? लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन ह्यूमन एक्शन, है ना, यानी कि ह्यूमन एक्शन के ऊपर लिबर्टी क्या है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट मतलब कि आप जो चाहें वैसा कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा है। ठीक है, सेकेंड वन, लिबर्टी इज व्हाट लॉ परमिट्स पीपल टू परफॉर्म। लिबर्टी का मतलब ये है कि जो कानून आपको इजाज़त दे करने के लिए, ऐसी भी यहाँ पर लॉ की भी कोई बात नहीं है। लिबर्टी इज़ द एबिलिटी टू डू व्हाट वन डिज़ायर्स। ठीक है, लिबर्टी का मतलब ये है कि आप वो करें, है ना, या वो करने की क्षमता, या वो करने की क्या बोलेंगे उसको, सामर्थ, है ना, आप जो चाहें वैसा करने की सामर्थ। ऐसा भी थोड़ी है लिबर्टी का मतलब। लिबर्टी इज़ द मेंटेनेंस ऑफ कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। ये है जो यहाँ पर लिखा है कि ऐसी कंडीशंस या ऐसा एनवायरनमेंट मेंटेन किया जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर मेंटेन किया जाए कि जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी क्या कर सके, अपनी ह्यूमन पर्सनैलिटी को ग्रो कर सके, है ना। तो यही तो लिखा गया है। डी इज़ द आंसर। आसान है ये तो।
है ना, 2015 में पूछा गया। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको हेल्प मिल रही है किसी भी तरीके की, हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, कुछ भी नया आप लोग अगर सीख रहे हैं तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमें फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी एंड उसकी हमें ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई अमाउंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जितना भी अमाउंट आप कंफर्टेबल हो उतना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल 13 क्वेश्चन हैं आज हमें जो डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो इसमें क्या गया है, फिर से वही 3 स्टेटमेंट्स और उनमें से क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो। फर्स्ट स्टेटमेंट से इज सम क्लेम टू हैव सीन यूएफओज, दैट इज अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा क्लेम है, ऐसा दावा है कि उन्होंने यूएफओज देखे हैं। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉसिबिलिटी, यानी कि जो बाकी हेवनली बॉडीज हैं वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि लाइफ जो है वो पॉसिबल है। ठीक। एंड थर्ड सेज वोयाज टू स्पेस इज नाउ एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। ठीक है, कि अब आप स्पेस में जो है वो जर्नी कर सकते हैं, यानी कि स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं, वो अब एक फैक्ट है। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट हो गई। फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट्स इट मे बी कंक्लूडेड दैट यूएफओज आर हेवनली बॉडीज, कि यूएफओज जो है वो हेवनली बॉडीज होती हैं, ऐसा थोड़ी लिखा है कहीं पर भी। सेकेंड वन सेज यूएफओज आर सेंट फ्रॉम अदर हेवनली बॉडीज, ऐसा भी नहीं लिखा है। ठीक है, थर्ड वन सेज सम लिविंग स्पीशीज इन अदर हेवनली बॉडीज आर मोर इंटेलिजेंट देन मैन। कंपैरिजन कहीं पे किया गया है? कहीं पे नहीं किया गया है। लास्ट वन, नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड अबाउट द यूएफओज, दिस इज ओनली करेक्ट बिकॉज यूएफओज के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है। बस पहले लाइन में लिखा हुआ है कि कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने यूएफओज देखे हैं, बाकी तो फिर वो बात कर रहे हैं कि दूसरे हेवनली बॉडीज में भी लाइफ पॉसिबल है ना, और स्पेस वोयाज या स्पेस ट्रेवल जो है वो आज की डेट में एक स्टैब्लिश्ड फैक्ट बन चुका है, दैट्स इट। बाकी यूएफओ के बारे में यहाँ पर और कोई बात नहीं कही गई है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से 2015 में पूछा गया है, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ ए बी सी, मतलब ए बी सी कोई एक 3 डिजिट का नंबर है, वेयर ए बी सी आर डिजिट्स, इज मल्टीप्लाइड बाय डी ई ई डी। ठीक है, जब इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए तो द रिजल्ट बिकम्स ए बी सी, वेयर ए बी सी डी एंड ई आर डिफरेंट डिजिट्स, ये सारे के सारे डिफरेंट डिजिट्स हैं। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डी एंड ई, डी और ई की वैल्यू क्या है ये आपको बतानी है। देखो, अगर आपको, अब आप लोगों में से कितने लोगों ने वो चीज़ पढ़ी है या जानते हैं मुझे नहीं पता, बट हमारे बैच के स्टूडेंट्स तो जानते हैं कि कोई भी नंबर, खासकर 6 डिजिट का नंबर अगर इस फॉर्म में है, दैट इज़ ए बी सी के फॉर्म में, तो मैंने आपको बताया है कि इसका एक फैक्टर क्या होता है, 1001। यस और नो? बताया है ना, नंबर सिस्टम में हमने डिस्कस किया है ये। इसका एक फैक्टर होता है 1001। मतलब किसी भी नंबर को आप 1001 से, अगर मतलब इस नंबर में एक 1001 होगा तो ये जो डी ई ई डी है दिस इज नथिंग बट 1001। तो डायरेक्टली फ्रॉम हेयर यू कैन से डी इज इक्वल टू 1 और ई इज इक्वल टू 0। अदरवाइज आप ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हो, है ना। लेट से मैं अगर इसी को चेक करूं, ए बी सी मल्टीप्लाई बाय 1001, ठीक है, तो पहले में क्या आ जाएगा, ए बी सी, देन देर विल बी अ क्रॉस, देन देर विल बी 3 zeros, then there will be 2 cross, then there will be 3 zeros, and then there will be 3 cross and C B A। अब जब आप इस नंबर को लिखेंगे तो क्या होगा, C B A C B A, तो you get A B C। ठीक है, so the answer is option C, D is equal to 1 and E equal to 0। ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ए बी सी में एक 1001 का फैक्टर होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लेकर कई बार आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोगों ने नंबर सिस्टम में बहुत बार डिस्कस किया है ये, इसको लेकर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वो मल्टीप्लिसिटी में भी पूछे गए हैं कि कुछ नंबर दिया हुआ है कि वो किससे किससे, मतलब इसमें किसका फैक्टर है और दिस इज डिविजिबल बाय वेट नंबर, है ना। या फिर जब हम किसी चीज़ की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, खासकर 11, 7 और 13 की, तो वहाँ पर भी ये काम आता है ना। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है,
मैं इसीलिए आपको एक बार जस्ट क्विक रिमाइंड करा रहा हूँ, खासकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर मतलब हमारे बैच के, उनको तो खैर पता ही होगा, बाकी और लोगों के लिए भी आप एक बार याद रखिएगा। अगर कोई भी नंबर ABC फॉर्म का है तो उसका एक फैक्टर 1001 होता है। ठीक है, क्लियर है बात? चलें आगे। आंसर अदरवाइज आप ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्म इन इट, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 इन इंग्लिश एंड हिंदी। ये अभी भी 2015 में ही हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, अ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल। एक सोसाइटी में सिर्फ 2 तरीके के लोग रहते हैं। एक है फाइटर्स, मतलब जो योद्धा हैं, लड़ाकू टाइप लोग हैं। लड़ाकू मतलब फाइटर्स, लड़ने वाले, ठीक है, ऐसे लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं, योद्धा कह सकते हैं उनको आप। और दूसरा है कावर्ड्स। कावर्ड्स मतलब जो कायर लोग हैं, डरपोक लोग हैं। 2 कावर्ड्स आर ऑलवेज फ्रेंड्स, ठीक है। 2 कावर्ड्स जो हैं, मतलब 2 जो कायर लोग हैं, वो हमेशा दोस्त हैं। आ फाइटर एंड अ कावर्ड आर ऑलवेज एनिमीज। एक फाइटर और एक कावर्ड हमेशा एनिमी है, हमेशा दुश्मन है। फाइटर्स आर इंडिफरेंट टू वन अनदर। और 2 अगर जो फाइटर हैं उनको एक दूसरे से कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। इफ ए एंड बी आर एनिमीज, सी एंड डी आर फ्रेंड्स, ई एंड एफ आर इंडिफरेंट टू ईच अदर, ए एंड ई आर नॉट एनिमीज वाइल बी एंड एफ आर एनिमीज, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, बड़ा आसान है। इसमें आप सिंपल 2 कॉलम बनाए, वहाँ से हम उसको कैटेगराइज कर लेंगे। एक कॉलम बनाए फाइटर का और एक कॉलम बनाए कावर्ड का। तो बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशंस हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे। पहला कह रहा है ए और बी आर एनिमीज। ए और बी एनिमीज हैं, तो इसका मतलब एनिमीज कौन कौन होते हैं? एक फाइटर और एक कावर्ड, यानी कि ए और बी में से एक एनिमी है और एक फाइटर है। सॉरी, एक कावर्ड है और एक फाइटर है, ये पता है फिलहाल, लेकिन आगे अभी नहीं पता कौन क्या है, तो रहने दो। सी एंड डी आर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स कौन कौन होते हैं? जो 2 कावर्ड लोग हैं वो फ्रेंड्स होते हैं। तो सी और डी दोनों कावर्ड है इसका मतलब, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, सी और डी। इसके बाद ई एंड एफ आर इंडिफरेंट टू ईच अदर। ई और एफ जो है वो इंडिफरेंट है, यानी कि वो दोनों क्या हैं? दे बोथ आर फाइटर्स, ई एंड एफ, ठीक। ए एंड ई आर नॉट एनिमीज। अब ए और ई जो है वो एनिमीज नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था? ए और बी में से एक कावर्ड है, एक फाइटर है, ठीक है, लेकिन ए और ई एनिमीज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ए कावर्ड होता तो ए और ई कावर्ड और फाइटर हो जाते, एनिमीज हो जाते, लेकिन ए और ई एनिमीज नहीं है, तो इसका मतलब ए इधर है तो बी इधर है ना। और ए और ई आर नॉट एनिमीज वाइल बी एंड एफ आर एनिमीज। तो बी और एफ एनिमीज हैं, तो ठीक है, बी और एफ, क्योंकि एक कावर्ड है एक फाइटर है, तो एनिमी हो गया। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है। अब इसमें से आपको बताना है करेक्ट क्या है। बी सी एफ आर कावर्ड्स, नहीं, तो फर्स्ट वन गोज। सेकंड सेज ए ई एंड एफ आर फाइटर्स, ए ई एंड एफ आर फाइटर्स, यस दिस इज करेक्ट। बाकी भी चेक कर रहे हैं। बी एंड ई आर इन द सेम कैटेगरी, बी एंड ई आर इन द सेम कैटेगरी, नहीं, रॉन्ग। लास्ट वन, ए एंड एफ आर डिफरेंट कैटेगरीज, ए और एफ आर डिफरेंट कैटेगरीज, नो, ए एंड एफ आर इन द सेम कैटेगरी। सो द आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है। चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ बॉक्स ऑफ मार्बल्स, ठीक है, देयर आर 3 लेस वाइट मार्बल्स देन द रेड वंस, ठीक है, देयर आर 3 लेस वाइट मार्बल्स देन रेड वंस, यानी कि वाइट इज इक्वल टू रेड -3, पहली कंडीशन, एंड 5 मोर वाइट मार्बल्स देन द ग्रीन मार्बल्स। वाइट इज इक्वल टू ग्रीन +5, है ना, क्योंकि वाइट आर 5 मोर देन ग्रीन एंड वाइट आर 3 लेस देन रेड, 3 लेस वाइट मार्बल्स देन रेड वंस, ठीक है। इफ देर आर टोटल 10 वाइट मार्बल्स, अगर वाइट की आपको वैल्यू दी है कि वाइट मार्बल्स आर 10, तो टोटल कितने मार्बल्स हैं आपको बताना है। अगर वाइट 10 है तो यहाँ से आप रेड निकाल सकते हो, रेड इज इक्वल टू वाइट +3 दैट इज 13, और ग्रीन भी निकाल सकते हो, ग्रीन इज इक्वल टू वाइट -5 दैट इज 5। तो टोटल मार्बल्स कितने हो जाएंगे? वाइट प्लस ग्रीन प्लस रेड, तो वाइट इज 10, ये दिया हुआ है, green is 5 and red is 13, so this becomes total 18 and 10 28, so there are total 28 marbles, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है, देखो वेरी इजी है ना। लग रहा है इजी? नहीं लग रहा है, कुछ है ही नहीं, करना ही नहीं है, वेरी इजी, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। फिर से आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई है और उसके बेसिस पर क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं वो आपको देखना है।
फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री। पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसकी बात नहीं कर रहा है, जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, कि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है, पहली बात। दूसरा कह रहा है द डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर इन द कंट्री कंपेयर टू बर्थ रेट। ठीक है, जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है बर्थ रेट के कंपैरिजन में तेजी से। ठीक है, मतलब बर्थ रेट भी डिक्लाइन कर रहा है लेकिन जो डेथ रेट है वो ज़्यादा तेजी से डिक्लाइन कर रहा है। तीसरा कह रहा है द बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर इन द कंट्री कंपेयर टू डेथ रेट। ठीक है, बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट के कंपैरिजन में फास्ट डिक्लाइन कर रहा है। और फोर्थ स्टेटमेंट से अर्बन रूरल अर्बन माइग्रेशन इज टेकिंग प्लेस रेगुलरली इन द कंट्री। रूरल अर्बन माइग्रेशन मतलब लोग गांवों से शहरों की तरफ को पलायन कर रहे हैं, वो यहाँ पर लगातार हो रहा है। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स मे बी ट्रू इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट्स। ठीक है, इनमें से कौन सा कंक्लूजन जो है इन फैक्ट्स के आधार पर ट्रू है। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन। अब मुझे एक बात बताओ कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से कैसे बढ़ेगी। रूरल अर्बन माइग्रेशन का मतलब क्या है कि लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, बट उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ का तो कोई मतलब रोल है नहीं, है ना, कि पॉपुलेशन ग्रोथ इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है या किसी भी तरीके का माइग्रेशन हो रहा है। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू डिक्लाइन इन डेथ रेट ओनली। ठीक है, सिर्फ पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट सिर्फ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि डेथ रेट, सिर्फ जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ डेथ रेट अलोन डिक्लाइन करने की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नहीं हो रहा है। सेकंड वन सेज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन बर्थ रेट ओनली। ठीक है, कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सिर्फ जो बर्थ रेट है वो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। नॉट ओनली बर्थ रेट, दोनों का कॉम्बिनेशन है। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू फास्टर डिक्लाइन इन डेथ रेट देन इन बर्थ रेट। ये जो सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि डेथ रेट जो है वो जल्दी या तेजी से डिक्लाइन कर रहा है एज कम्पेयर टू द बर्थ रेट, इस वजह से क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ रहा है। ये तो बहुत आसान था, ये तो आप आराम से कर सकते थे, है ना। 2016 के क्वेश्चंस में हम लोग आ चुके हैं। आई होप क्लियर है बात, आसान भी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2026 के प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं या शुरुआत कर रहे हैं या करेंगे बहुत जल्द, तो आप लोग हमारे साथ CSET के लाइव क्लासेस के बैच में जुड़ सकते हैं, जो कि 1 जून से मोस्ट प्रोबेबली शुरू होगा। और इस बैच में हम लोग तीनों ही चीज़ें कवर करेंगे, है ना। एनरोलमेंट्स ऑलरेडी इसके स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर बैच का ड्यूरेशन कुछ आगे पीछे होता भी है, ठीक है, मतलब कुछ दिनों का अगर डिले इसमें होता भी है किसी कारणवश, तो आपका पैसा जो है वो पूरी तरीके से सेफ रहेगा। और जब भी बैच स्टार्ट होगा, है ना, विद इन फ्यू डेज डिले एज वेल, तो आप उसमें एनरोल रहेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। और इस बैच को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है ना, तो ज्वाइन करने से पहले आप इस नंबर पर एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे भी ये नंबर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, मैं यहाँ पर फिर से एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ। व्हाट्सएप का ये हमारा नंबर है, आप इसमें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9150449990। ठीक है, और जितना जल्दी आप लोग एनरोल करेंगे उतना बेनिफिट आपको इसका मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट। और अगर आप 2026 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, 2027 के भी अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए भी ये बैच हेल्पफुल रहेगा, है ना, क्योंकि एक बार आप पूरा का पूरा चीज़ें बेसिक से अगर पढ़ लेते हैं तो वो 1-2 साल तक आपके डेफिनेटली काम आती है। और अगर आप नहीं हैं इंटरेस्टेड या 2026-27 के एस्पिरेंट अगर नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स या कोई आपके रिलेटिव हो, भाई बहन हो, जो UPSC सिविल सर्विसेज की खासकर तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, शुरुआत करने वाले हैं, 26-27 के एस्पिरेंट हैं, तो आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पास ऑन करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज अगेन द सेम टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दी है, इसको कंसिडर करना है। वी शैल गो आइदर फॉर अ पिकनिक और फॉर ट्रैकिंग। ठीक है, कि या तो हम पिकनिक पे जाएंगे या हम ट्रैकिंग पे जाएंगे। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड फॉल्सीफाई दिस क्लेम। अगर इनमें से कौन सी ऐसी मतलब स्टेटमेंट है, अगर हम उसको ट्रू माने तो वो इस क्लेम को गलत साबित करती है, फॉल्सीफाई करती है। ठीक है, वी गो फॉर अ पिकनिक बट नॉट फॉर ट्रैकिंग, ऐसा थोड़ी लिखा है यहाँ पर, मतलब इसका तो ये अपोजिट हो नहीं रहा। मतलब हमें बेसिकली ऐसी स्टेटमेंट ढूंढनी है जो इसकी जस्ट अपोजिट हो। ठीक है, वो कह रहा है कि या तो हम पिकनिक पे जाएंगे या हम ट्रैकिंग पे जाएंगे।
ये कह रहा है कि हम पिकनिक पे जाएंगे, ट्रैकिंग पे नहीं जाएंगे, तो ये अपोजिट तो हुआ नहीं, है ना। सेकंड वन सेज एक्टिविटीज सच एज पिकनिक एंड ट्रैकिंग आर एनकरेज बाय द हेल्थ अथॉरिटीज, ये कहीं पर बात हो ही नहीं रही है। थर्ड वन सेज वी गो फॉर ट्रैकिंग एंड नॉट फॉर पिकनिक, ये जस्ट इसका अपोजिट है, बट इसका अपोजिट नहीं है, हमें उसका अपोजिट चाहिए इस वाले पार्ट का। वी डू नॉट गो आइदर फॉर पिकनिक और फॉर ट्रैकिंग, ये है उसका अपोजिट, क्योंकि वो कह रहा है कि या तो हम पिकनिक के लिए जाएंगे या ट्रैकिंग के लिए जाएंगे, ये कह रहा है कि हम ना तो पिकनिक के लिए जाएंगे और ना ही ट्रैकिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अपोजिट टू दिस, अगर ये ट्रू है तो ये इस क्लेम को फॉल्सिफाई करता है, गलत साबित करता है, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर 50 फैकल्टी मेंबर्स कंप्राइजिंग 30 मेल्स एंड रेस्ट फीमेल्स। टोटल जो हैं वो 50 फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनमें से देयर आर 30 मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स, मतलब 20 आर फीमेल्स, ठीक है। पहली बात तो ये लिखी है, वी हैव रिटन दिस। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नो मेल फैकल्टी मेंबर न्यू म्यूजिक बट मैनी ऑफ द फीमेल फैकल्टी मेंबर्स डिड, ठीक है। किसी भी मेल मेंबर को, मतलब ये जितने भी 30 मेल फैकल्टी हैं, इनको किसी को भी म्यूजिक नहीं आता है, नाइदर सिंगल वन ऑफ देम, किसी को नहीं आता है। लेकिन जो फीमेल्स हैं, फीमेल फैकल्टीज हैं, इनमें से ज़्यादातर को आता है, मैनी ऑफ देम, लेकिन कितनों को आता है कोई उसका नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन ज़्यादातर को आता है। अब द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन्वाइटेड 6 फैकल्टी मेंबर्स टू अ टी पार्टी बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब है कि वही चिट्ठी निकाल के इन 50 में से 6 लोगों को जो है वो पार्टी में, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी कि डीन कह सकते हैं, प्रिंसिपल कह सकते हैं, उन्होंने एक टी पार्टी में बुलाया। एट द पार्टी इट वॉज डिस्कवर्ड दैट नो मेंबर न्यू म्यूजिक। अब उस पार्टी में ये पता लगा कि जो 6 लोग हैं उनमें से किसी को भी म्यूजिक नहीं आता है। तो क्या कंक्लूजन हम वहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, द पार्टी कंप्राइज्ड मेल फैकल्टी मेंबर्स ओनली, कि उस पार्टी में सिर्फ मेल फैकल्टी मेंबर्स हैं। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, ऐसी फीमेल्स भी तो हो सकती हैं जिनको म्यूज़िक नहीं आता है, वो भी आई हों, है ना। तो सिर्फ मेल आए हैं ऐसा तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि सारी फीमेल्स को म्यूज़िक नहीं आता ना, ज़्यादातर को आता है लेकिन कुछ को नहीं आता। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसी फीमेल्स भी आई हों जिनको म्यूज़िक नहीं आता, तो ओनली मेल्स आए हैं ये आप नहीं कह सकते। द पार्टी कंप्राइज ओनली दोज फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हु कुड नॉट गिव रेंडरिंग्स इन म्यूजिक, ठीक है। अब ये वही बात कह रहा है कि सिर्फ ऐसी फीमेल्स आई हैं जिनको म्यूजिक नहीं आता, ये भी हम नहीं कह सकते क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसे मेल्स भी हो सकते हैं, मेल्स को तो खैर सभी को नहीं आता है ना। द पार्टी कंप्राइज बोथ मेल एंड फीमेल फैकल्टी मेंबर्स, उसमें दोनों फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये भी हम नहीं कह सकते। हो सकता है कि सिर्फ मेल्स ही मेल्स आए हों 6 के 6, उनको तो किसी को भी नहीं आता म्यूजिक, या फिर 6 की 6 फीमेल आई हो सकता है उनको भी किसी को ना आता हो, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो नथिंग कैन बी सेड अबाउट द जेंडर कंपोजिशन ऑफ द पार्टी, दिस इज करेक्ट। आप पार्टी की जेंडर कंपोजिशन के बारे में कुछ नहीं बता सकते कि कितने मेल्स आए हैं, कितनी फीमेल्स आई हैं, या ओनली मेल्स हैं ओनली फीमेल्स हैं, क्या है, यू कैन नॉट टेल, ठीक है। अगर आपको कुछ नंबर दिया होता है, जैसे आपको याद होगा हमने इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, कि एक कॉन्फ्रेंस में इतने लोग हैं, याद है, फॉरेनर्स इतने हैं, इंडियंस इतने हैं, इतने फॉरेनर्स को इंग्लिश बोलनी आती है ना, उसमें एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया था, तो वहाँ से आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, डेटा कुछ वैल्यूज ड्रॉ कर सकते हैं। बट यहाँ पर सिंस नथिंग इज गिवन तो आप ड्रॉ डेटा नहीं कर सकते, सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है देयर आर सम नेक्टर फिल्ड फ्लावर्स ऑन अ ट्री एंड सम बीज आर होवरिंग ऑन इट। एक पेड़ में कुछ फ्लावर्स हैं जिनमें नेक्टर फिल्ड है, नेक्टर मतलब जो वो होता है फूलों का पराग जिसको कहते हैं, मधु जिसको कहते हैं, है ना, वो उनमें भरा हुआ है, और कुछ बीज मधुमक्खियां जो है वो उनके ऊपर मंडरा रही हैं। इफ वन बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर देन वन बी विल बी लेफ्ट आउट, ठीक है। यानी कि अगर हर फूल पर एक एक मधुमक्खी बैठती है तो एक मधुमक्खी बच जाती है, उसके लिए कोई फूल नहीं है, पहली चीज। दूसरा, इफ 2 बीज लैंड ऑन ईच फ्लावर 1 फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट, और अगर हर पेड़ हर फूल पर 2 मधुमक्खियां बैठती हैं तो एक फ्लावर बच जाता है, उस फ्लावर पर बैठने के लिए मधुमक्खी नहीं है। तो नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड बीज रिस्पेक्टिवली आर, अब फ्लावर्स और बीज की संख्या कितनी है, देखो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो या वैसे भी मैं आपको बताऊं। लेट्स से द नंबर ऑफ फ्लावर्स bx एंड नंबर ऑफ बीज by। तो जो पहली कंडीशन दी है कि जब हर फ्लावर के ऊपर, हर फूल के ऊपर
एक एक बी या एक एक मधुमक्खी बैठती है तो एक फ्लावर बच जाता है, यानी कि बीज की संख्या, सॉरी, एक मधुमक्खी ज़्यादा हो जाती है। ये लिखा है ना, क्या लिखा है, इफ़ वन बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर वन बी विल बी लेफ्ट आउट, है ना, यानी कि हर फूल के ऊपर एक एक मधुमक्खी बैठी, लेकिन एक मधुमक्खी के लिए अब कोई फूल नहीं है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि मधुमक्खियों की जो संख्या है बीज इज इक्वल टू x+1, है ना। मधुमक्खियों की संख्या फ्लावर से एक ज़्यादा है, सारी एक एक पे बैठ गई लेकिन एक बच गई, तो पहली तो ये हो गई। अब यहाँ से आप एक चीज़ नोट डाउन मैं भी बताऊंगा, चलो। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। सेकंड इक्वेशन कह रहा है इफ़ टू बीज लैंड ऑन ईच फ्लावर तो वन फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट। अब फ्लावर का मतलब है x, अगर हर पेड़ पर, हर फूल पर एक एक मधुमक्खी बैठती है, सॉरी दो दो मधुमक्खियां बैठ रही हैं, तो एक फ्लावर पर कितनी मधुमक्खियां बैठी, इफेक्टिवली एक पर दो बैठ रही हैं, तो 1/2 ये हो जाएगा +1। ठीक है, मैं फ्लावर के टर्म्स में लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग इन टर्म्स ऑफ बीज। ठीक है, वो तो बीज इक्वल टू 2x, क्योंकि एक फूल के ऊपर दो मधुमक्खियां बैठी हैं। मैं कह रहा हूं फूलों की संख्या कितनी होगी, y/2 +1। ठीक है, अब आप यहां से इसको अगर सॉल्व करें तो 2x इक्वल टू y+2, दिस बिकम्स इक्वेशन 2। ठीक है, इसको आप यहां पर कहीं रख दें y की जगह आप इसको 2x - 2 इज इक्वल टू y, इसको आप यहाँ रखते हैं तो यू गेट 2x - 2 इज इक्वल टू x+1, एंड इसको आप इधर लाएंगे तो यू गेट x, 2x - x इज इक्वल टू 2 + 1 3। तो x मतलब फ्लावर्स की संख्या x है और y इज इक्वल टू x+1 दैट इज 3 + 1 दैट इज 4। ठीक है, तो यानी कि फूलों की संख्या है 3, 3 फूल हैं और 4 मधुमक्खियाँ हैं। ठीक है, 3 फ्लावर्स, यहाँ पर क्या पूछा है देखो, फ्लावर्स एंड बीज रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले आपको फ्लावर बताना है फिर बीज, तो ये आंसर है, नॉट 4 और 3, 3 और 4। ठीक है, समझ गए बात। अब इसमें देखो मैं आपसे जो कह रहा था, ये वाली क्वेश्चन जो आपने लिखी y इज इक्वल टू x+1, यानी कि 20 की संख्या फ्लावर से एक ज़्यादा है। ठीक है, 20 की संख्या फ्लावर से एक ज़्यादा है, और ये जो पहला कॉलम है इसमें आपको फ्लावर लिखा हुआ है, ये 20 लिखा हुआ है, 20 की संख्या फ्लावर से एक ज़्यादा, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें तो 20 की संख्या फ्लावर से 2 ज़्यादा है, इसमें 20 की संख्या फ्लावर से एक कम है, लास्ट वाले में 20 की संख्या फ्लावर से एक कम है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। आप सिर्फ एक इक्वेशन से भी ऑप्शन चेक करके इसको कर सकते थे, बट अदरवाइज दूसरी इक्वेशन भी अगर आप बना पाते हैं, दिस वन यू कैन डू इट। ठीक है, क्लियर है बात। चले, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। दिस क्वेश्चन सेज a class starts at 11 AM and lasts till 2:27 PM। ठीक है, एक क्लास जो है वो सुबह 11 बजे शुरू होती है और दिन के 2:27 तक चलती है। इस दौरान, इस इंटरवल के दौरान 4 पीरियड होते हैं इक्वल ड्यूरेशन के। ठीक है, 4 पीरियड होते हैं जिनका सबका ड्यूरेशन बराबर है, और हर पीरियड के बाद 5 मिनट का रेस्ट जो है वो स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो एग्जैक्ट ड्यूरेशन हर पीरियड का कितना होगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी, देखो सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। 11 AM पे क्लास शुरू हो रही है और क्लास ख़त्म हो रही है 2:27 PM पे। ठीक है, तो आप ये देख लो कि इन दोनों के बीच में पहले टोटल ड्यूरेशन कितना है। 11 बजे से 2 बजे तक 3 घंटे, मिनट्स में लिखेंगे हम, तो 3 घंटे, 3 घंटे का मतलब 180 मिनट और 27 मिनट और, यानी कि 207 मिनट। दिस इज़ टोटल 207 मिनट्स। ठीक है, अब देखो पहला पीरियड, पीरियड 1, फिर 5 मिनट का गैप, ठीक है, 5 मिनट रेस्ट, फिर पीरियड 2, फिर 5 मिनट का गैप रेस्ट, फिर पीरियड 3, फिर 5 मिनट का गैप और फिर पीरियड 4। ठीक है, तो आपको बेसिकली ध्यान ये रखना है कि 4 अगर पीरियड हो रहे हैं तो देयर विल बी ओनली 3 गैप्स और 3 रेस्ट। ठीक है, तो टोटल रेस्ट पीरियड कितना हो गया, 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से आप 15 मिनट को माइनस करें, यू गेट 192 मिनट्स। ठीक है, यानी कि जो चारों पीरियड्स हैं उनका टोटल ड्यूरेशन 192 मिनट्स है, और चारों पीरियड्स बराबर ड्यूरेशन के हैं, तो जस्ट डिवाइड दिस वैल्यू बाय 4, यू गेट 96, 96/2 इज 48। सो 48 मिनट्स के 4 पीरियड हैं और 15 मिनट का टोटल रेस्ट टाइम है, सब जोड़ के 207 मिनट हो जाता है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, 48 मिनट्स। ठीक है, कुछ करना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना है, एप्टीट्यूड लगाना है, एंड सिंपली यू कैन डू इट। आसान क्वेश्चन है, कोई इनमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है,
है ना। चलिए लेट्स सी दिस वन। ये अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है बट थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है और मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी नीड टू क्रॉस अ ब्रिज। ठीक है, 4 दोस्त हैं ए बी सी डी, उनको एक ब्रिज क्रॉस करना है। अ मैक्सिमम ऑफ 2 पर्सन्स कैन क्रॉस इट एट अ टाइम, लेकिन एक बार में कंडीशन ये है कि सिर्फ 2 ही लोग जो है वो उसको क्रॉस कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 2 पर्सन्स। ठीक है, इट इज़ नाइट एंड दे जस्ट हैव वन लैम्प, और रात का समय है और उनके पास एक लैम्प है। पर्सन्स दैट क्रॉस द ब्रिज मस्ट कैरी द लैम्प टू फाइंड द वे। अब जो भी 2 लोग या मैक्सिमम 2 लोग उस ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं, उनको लैम्प कैरी करना है ताकि वो अपना रास्ता देख सकें। अ पेयर मस्ट वॉक टुगेदर एट द स्पीड ऑफ अ स्लोअर पर्सन। अगर 2 लोग साथ चल रहे हैं तो उनकी स्पीड अगर अलग अलग है तो उनको जो स्लोअर पर्सन है उसकी स्पीड से चलना होगा, है ना। फिर आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज द पर्सन हैविंग फास्टर स्पीड इन द पेयर विल रिटर्न विद द लैम्प ईच टाइम टू अकम्पनी अदर पर्सन इन द ग्रुप। जैसे 2 लोग गए, दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो पहले स्लोअर वाले की स्पीड से दोनों लोग जाएंगे। ठीक है, एक व्यक्ति वहां पहुंच गया, फिर उन दोनों में से जिसकी स्पीड तेज थी वो लैंप लेके वापस आएगा। फिर यहाँ बचे हुए जो 2 लोग हैं वो उनमें से एक को अपने साथ फिर लेके जाएगा, वैसे ही, है ना, स्लोअर स्पीड के अकॉर्डिंग जाएंगे दोनों। फिर उन दोनों में से जिसकी फास्ट स्पीड थी वो वापस लैंप लेके आएगा, फिर वो लास्ट वाले व्यक्ति को लेके जाएगा, है ना, ये करना है। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा, जब एक ही व्यक्ति रह जाएगा, द लैम्प हैज़ टू बी रिटर्न एट द ओरिजिनल प्लेस। जहाँ से ये शुरू कर रहे हैं वहाँ पर इनको लैंप वापस लौटाना है। एंड द पर्सन हु रिटर्न्स द लैम्प हैज़ टू क्रॉस द ब्रिज अगेन विदाउट लैम्प। अब लेकिन लास्ट वाले के लिए ये कंडीशन है कि वो उसको ब्रिज क्रॉस करना है, लेकिन अब विदाउट लैम्प करना है। टू क्रॉस द ब्रिज द टाइम टेकन बाय देम इज फॉलोज। अब कौन कितना टाइम ले रहा है वो यहाँ पर दिया गया है। जो जितना कम टाइम लेगा दैट मीन्स उसकी स्पीड उतनी तेज है। ए जो है वो ब्रिज क्रॉस करने के लिए 1 मिनट लेता है, बी 2 मिनट, सी 7 मिनट और डी 10 मिनट्स। व्हाट इज द टोटल मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑल द फ्रेंड्स टू क्रॉस द ब्रिज। ठीक है, सारे के सारे फ्रेंड्स को ब्रिज क्रॉस करने के लिए कितना मिनिमम टाइम लगेगा ये आपको बताना है, टोटल मिनिमम टाइम। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप ध्यान से समझो। मैं पहले आपको टाइमिंग लिख के बताता हूँ, उससे आप ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। ए जो है वो 1 मिनट में ब्रिज क्रॉस कर सकता है, बी जो है वो 2 मिनट में क्रॉस कर सकता है, सी जो है वो 7 मिनट में क्रॉस कर सकता है और डी जो है वो 10 मिनट में क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात आपको मिनिमम टाइम निकालना है, सबसे कम से कम टाइम लेना है क्रॉस करने में। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले जिन 2 लोगों का टाइम सबसे कम है, मतलब जो जिनकी स्पीड आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा है या जो सबसे कम टाइम लेते हैं वो दोनों जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले ए और बी जाएंगे। ठीक है, उनको कितना टाइम लगेगा जाने में, 2 मिनट, क्योंकि ए तो 1 मिनट में पहुंच जाता है, लेकिन वो स्लोअर वाले के साथ मतलब बी के साथ चलेगा, है ना, बी की स्पीड कम है, तो ये दोनों मिलके कितना टाइम लेंगे, 2 मिनट। ठीक है, इसके बाद इन दोनों में से तेज कौन है, जो कम टाइम ले रहा है, मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ए वापस आ जाएगा अब। ठीक है, ए जो है वो लैंप लेके, ए रिटर्न विद लैंप, तो वो वापस आने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। वापस आने में तो 1 मिनट लगेगा ना उसको। अब ए जो है वो अपने साथ, देखो बी तो उस पार पहुंच चुका है पुल के, है ना, तो बी का तो हो गया, बी तो पहुंच गया पुल के पार। अब ए जो है वो अपने साथ किसको ले जाएगा, सी को भी ले जा सकता है, डी को भी ले जा सकता है, लेकिन मिनिमम टाइम है तो सी को ले जाएगा। ठीक है, अब ए और सी जाएंगे, ए और सी जाएंगे और उनको कितना टाइम लगेगा, 7 मिनट। ठीक है, फिर ए वापस आएगा लैंप लेके, देन अगेन ए रिटर्न्स, कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। अब ए भी, बी भी पहुंच गया है, सी भी पहुंच गया है, अब बचा है डी। अब ए जो है वो अपने साथ डी को ले जाएगा, तो अब ए और डी जाएंगे। ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ए और डी जाएंगे, 10 मिनट लगेगा उनको, क्योंकि डी बहुत हल्के हल्के चलता है। ठीक है, अब ये वहाँ पहुँच गए 10 मिनट में। अब ए फिर से वापस आएगा क्योंकि उसको लैंप रिटर्न करने आना है ना, तो ये हो गया 1 मिनट। अब इसने इसके बाद लैंप जमा किया और अब ये ए चला जाएगा वापस बिना लैंप के, तो उसको लगेगा 1 मिनट। तो टोटल these many minutes will be taken, 2 + 1 3 10 11 21 22 23। सो टोटल मिनिमम जो टाइम है वो है 23 मिनट्स, जिसमें ये चारों के चारों, क्योंकि इसके बाद डी पहुंच गया, ए ने यहाँ पर जो है वो वापस आया, लैंप रिटर्न किया, फिर वो ए भी चला गया तो ए भी क्रॉस हो गया। तो चारों लोगों को क्रॉस करने में 23 मिनट लगेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है, क्वेश्चन अच्छा है
है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, जस्ट आप लॉजिकली अगर चलेंगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आप किसी भी वे में लेके चलेंगे आंसर हमेशा ऐसे ही आएगा इसमें, बट क्योंकि आपको ध्यान ये रखना है कि ए को हमेशा, मतलब जो लाने ले जाने का काम कर रहा है, किसी के भी साथ जो जा रहा है वो हमेशा ए होगा। अब ए के साथ आप ऑर्डर कोई भी फॉलो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं करना कि आप ए और बी को लेके गए और, ठीक है, बी मतलब आपने शुरुआत ही पहले गलत कर दी कहीं से, या आप ए और बी को लेके गए आपने ए को वहाँ छोड़ दिया, फिर तो कंडीशन ही गलत हो जाएगी, है ना, कि जिसकी स्पीड तेज है वो वापस आ रहा है ना। क्लियर है। बट ए के साथ आप हमेशा अगर ए को लाते ले जाते रहोगे और ए के साथ आप कोई भी ऑर्डर फॉलो कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर यही आएगा। ठीक है, मतलब ए के साथ आप बी को पहले भेजो या सी को पहले भेजो या डी को पहले भेजो, किसी को भी पहले भेजो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। चले, लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेडर। ठीक है, एक कोई लेडर है, कोई सीढ़ी है, एक व्यक्ति उसके यहाँ पर है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हैं फ्रॉम दी बॉटम। इफ़ ही हैज़ टू क्लाइंब 4 मोर स्टेप्स टू रीच एग्जैक्टली द मिडिल स्टेप। ठीक है, 4 मोर स्टेप्स वो क्लाइंब करेगा, 1 2 3 4, यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, वो फिफ्थ स्टेप में आ गया एंड दिस इज द एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द लेडर, यानी कि ये बीचों बीच है। तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी स्टेप्स डज द लेडर है, स्टेप्स में टोटल कितने लेडर हैं, सॉरी लेडर में टोटल कितने स्टेप्स हैं। तो देखो ये एग्जैक्टली मिडिल है, इसके नीचे कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4, तो इसके ऊपर भी 4 होंगे, है ना, 1 2 3 4, तो 6 7 8 9। सो दीज आर द टोटल steps in the ladder. So the answer is option B, that is there are total 9 steps. ठीक है, अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आपका आंसर 10 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि आपको लगेगा कि 5 अगर मिडिल है तो 5 का जस्ट डबल कर दिया आपने तो 10 आ जाएगा, है ना, तो ऐसी गलती नहीं करना। ठीक है, या आपको लगेगा कि 5 मिडिल है तो 5 नीचे, 5 ऊपर, 1 बीच में, और तो 11 भी आप लिख सकते हो, बट अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से बना लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से पता लग जाएगा कि 9 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए, तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। तो जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये सेशंस किसी भी तरीके से या हमारे एफर्ट जो हैं वो हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इफ़ यू वांट, है ना, अगर आपकी इच्छा है तो उससे थोड़ा सा हमारी फाइनेंशियल हेल्प हो जाएगी एंड वी रियली नीड इट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आप चाहते हैं तो आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बाकी कल को हम लोग पार्ट 5 के साथ मिसलिनियस टॉपिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे डे 41 में। 5 दिन हमारे इस सीरीज़ के बच रहे हैं इसके बाद, और आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ लोगों के मन में इस तरीके का सवाल, इस तरीके के डाउट्स भी आ रहे हैं कि क्या यूपीएससी का जो एग्ज़ाम 15 तारीख को होना है, सॉरी 25 तारीख को होना है, क्या वो होगा, या जिस तरीके के अभी ऑनगोइंग टेंशन्स चल रही हैं देश में, क्या उसकी वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा। तो अभी तो बेसिकली देखिए यूपीएससी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ठीक है, और जब तक यूपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल खबर नहीं आती है तो आपको 25 मई की ही डेट फाइनलाइज माननी होगी, है ना। वैसे तो जिस तरीके के स्थितियां अभी कुछ जगहों पर, खासकर जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ की सिटीज़ में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, है ना, खासकर शाम के समय के बाद वहाँ पर कंप्लीट ब्लैकआउट हो रहा है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के जो एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ये मतलब ऑब्वियसली एक चैलेंजिंग फेज़ तो है ना, क्योंकि अब रात भर वो लाइट नहीं जला सकते शाम से, तो पढ़ाई करेंगे कब, और ख़ासकर गर्मियों का समय भी है, तो चैलेंज उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। और इस समय पर थोड़ा बहुत अगर ये सिचुएशंस जो हैं वो और ज़्यादा एस्केलेट होती हैं, है ना, तो ट्रेन्स वगैरह या जो, क्योंकि उस एरिया के तो एयरपोर्ट्स भी 15 तारीख तक के लिए बंद किए गए, है ना, और बाकी ट्रेन्स वगैरह भी जो है वो इफ़ेक्टेड हैं, थोड़ा सा डिले हो रही हैं, कुछ ट्रेन्स पार्शली कैंसिल हो रही हैं, कुछ फुल्ली कैंसिल हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं। बट एग्जैक्टली अभी कहा नहीं जा सकता कि वेदर द एग्ज़ाम विल बी पोस्टपोन्ड और नॉट। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन लेट्स से 1 वीक अगर और एस्केलेट होती है, ठीक है, मतलब जो अभी सिचुएशंस चल रही हैं बॉर्डर्स पर,
और LOC पर और जो भी पाकिस्तान की तरफ से जो भी हरकतें की जा रही हैं, अगर ये अगले 1 हफ्ते तक और जारी रहती हैं, है ना, तो डेफिनेटली फिर एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होगा। लेकिन अभी आप 25 मई की ही डेट मान के चलिए, जब तक UPSC जो है वो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देता, तब तक आप 25 ही मान के चलिए। और अगर एग्ज़ाम नोटिफिकेशन मतलब एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक के एंड तक तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपके एडमिट कार्ड या नेक्स्ट वीक के मिड तक एडमिट कार्ड्स भी आ जाएंगे, है ना, क्योंकि आज 10 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है। वी ओनली हैव 14 डेज़, 2 हफ्ते का ही समय बचा हुआ है, तो एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे और अदरवाइज़ कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब सब वही है कि एवरीवन इज़ इन द सिचुएशन ऑफ, है ना, वेट एंड वॉच की स्थिति में सब लोग हैं कि क्या इस सिचुएशन का होगा, क्या ये आगे बढ़ेगा, कितना आगे बढ़ेगा, कितना टाइम तक ये एक्सटेंड होगा, है ना। नोबडी नोज़, बिकॉज इंडिया तो अपनी तरफ से कोई ऐसा सच एग्रेसिव मूव्स नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये हमारा एक आप कह सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी है। हमने जिस तरीके से अटैक्स किए थे वो सिर्फ जो टेररिस्ट प्लेसेस थी, है ना, विद इन पाकिस्तान और विद इन दोज LOC एरियाज़, वहाँ पर हमने अटैक्स किए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने जो रिटेलिएशन करना शुरू किया है वो हमारे आर्मी के बेसिस के एरियाज़ हो गए या फिर हमारे जो रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं, है ना, वहाँ पर ड्रोन से, मिसाइल से वो काफ़ी ज़्यादा अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और पिछले 3-4 दिनों से यही पैटर्न चल रहा है कि रात के समय में इस तरीके के अटैक्स होते हैं, तो उन शहरों में, उन आसपास के इलाकों में, है ना, लाइट वगैरह बंद रखी जा रही है, ब्लैकआउट्स रखा जा रहा है। दैट इज़ जस्ट अ सेफ्टी मेजर है वो, है ना। तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स अफेक्ट तो हो रहे हैं। अब लेट से ये चीज़ें, क्योंकि इसको लेकर भी सब मतलब जो कोऑर्डिनेशंस हैं, ठीक है, अमंग ऑल दी मिनिस्ट्रीज़, अमंग ऑल दी अथॉरिटीज़, वो चल रहा है, तो इसके ऊपर बहुत जल्द फैसला आने की उम्मीद है। बट जब तक फैसला नहीं आता है, डोंट लूज़ योर गार्ड, ठीक है। अपनी जो तैयारी है वो, क्योंकि लास्ट के 14-15 दिन है, तो आप भी बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ऑन योर टोज़ होंगे, है ना, बिल्कुल अपनी तैयारी को बिल्कुल मतलब लग के कर रहे होंगे। तो अपने जो तैयारी है उसमें ढील ना रखें, उसको करते रहें और देखते हैं फिर अगर कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आता है तो वी विल लेट यू नो, ठीक है। चलिए, तब तक फ़िलहाल आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। हमारे कोर्स वगैरह के बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन जो है वो ग्रुप्स के थ्रू या कहीं भी, है ना, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी आप उसको थोड़ा सा प्रमोट कर सकते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। बाकी हम लोग अभी तो फ़िलहाल 5 दिन की हमारी ये सीरीज़ है और हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल सी फर्दर क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल को फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।